Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 21st of May 2020 Thursday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. This analysis is suitable for these viewers and inspiration of the day is life is not a matter of milestones but of moments. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Flights back on Monday. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 4.0 हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि वो 31 मई तक सारे जो एयर या एविएशन इंडस्ट्री है उसको बंद रखेगी. बट कल आफ्टर द मीटिंग्स विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और सम एविएशन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू open and to resume the airlines operations from May 25. क्यों ऐसा किया गवर्नमेंट ने? क्योंकि अब इस समय गवर्नमेंट ने जब इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करी तो उन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट ने टाइम से डिसीजन नहीं लिया या इंडस्ट्री को ओपन नहीं किया तो इट मे बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर ऑल एयरलाइंस टू रिज्यूम ऑपरेशंस एंड टू एक्चुअली पिकअप द बिजनेस. और जबकि इकोनॉमी ओपन हो चुकी है तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन इज बिकमिंग वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हर्डल दैट द government need to address. So by addressing all those concerns of the industry expert, government had decided to actually operate the domestic airline operations from May 25. 25 मई से फ़िलहाल के लिए डोमेस्टिक एयरलाइंस के ऑपरेशंस को ही स्टार्ट किया गया है अंडर सर्टन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्टर ने चॉक डाउन किए हैं और उसी सारे प्रोसीजर के तहत ही जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं वो अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम कर पाएंगी. हालांकि जो रिज्यूम होगा, जो सर्विसेज रिज्यूम होंगी कैलिब्रेटेड मैनर में रिज्यूम होंगी. पहले कुछ रूट पे फ़्लाइट को रिज्यूम किया जाएगा, फिर कुछ रूट पे सडनली सारे रूट्स पर फ़्लाइट जो है वो नहीं चलने लगेंगे, फ्लीट स्टार्ट नहीं हो जाएगा. रश को देखते हुए, पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए और सारे सेफ्टी प्रोविजंस को देखते हुए ही रूट्स के अकॉर्डिंग कैलिब्रेटेड मैनर्स में एविएशन इंडस्ट्री को रिज्यूम किया जाएगा. कुछ जो इम्पोर्टेंट रूल जो अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं जो गवर्नमेंट ने एक्चुअली डिवाइस किए हैं उसमें ये कि वेब बेस्ड चेक इन होगी. सारे जो पैसेंजर्स होंगे जो इस एविएशन की जो एयरलाइंस की फैसिलिटी को अवेल करेंगे या एयर ट्रैवल करेंगे उनको वेब चेक इन करना पड़ेगा. जो फिज़िकल चेक इन जो प्रोसेस जो होती है एयरपोर्ट पे वो नहीं होगी. किसी भी पैसेंजर को जो लगेज है वो एयरक्राफ्ट के केबिन में नहीं ले जाना अलाउ होगा अपार्ट फ्रॉम लैपटॉप एंड पर्स. केवल आप अपना लैपटॉप कैरी कर सकते हैं एंड यू कैन कैरी योर पर्स. अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स यू कैन नॉट कैरी एनी लगेज इवन द स्मॉल लगेज इनसाइड द एयरक्राफ्ट कैबिन. एयरलाइंस को प्रोवाइड करना पड़ेगा मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइज़र हर पैसेंजर को प्रोवाइड करना पड़ेगा. हालांकि जो मिडिल सीट वैकेंट करने वाला प्रोविज़न था उस पर ऐसा कोई डिसीजन अभी नहीं आया, जो कि पहले गवर्नमेंट प्रपोज कर रही थी कि अगर एयरलाइंस ऑपरेट करना चाहती हैं तो वो मिडिल सीट को वैकेंट करके जो साइड की सीटें हैं उनमें केवल फिल करे और मिडिल सीट को वैकेंट रखे जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके. हालांकि इस चीज़ पर, इस प्रोविज़न पर कोई इंडस्ट्री एक जो होती है वो या कंपनी होती है एविएशन कंपनी वो एग्री नहीं कर रही थी. तो प्रॉबेबली शायद ये जो डिसीजन है इसको अभी के लिए रोक दिया गया है और वो मिडिल सीट को भी अपनी फिल कर सकती हैं क्योंकि इस पर गवर्नमेंट की कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि एविएशन जो इंडस्ट्री है वो मिडिल सीट को वैकेंट रखेगी या नहीं रखेगी. इंडिया ग्राउंडेड डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टिंग मार्च 24 से जो हमारी जितनी भी डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट था वो सारे ग्राउंडेड थे. इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो 22 मार्च से ही बंद हो गई थी और अभी आगे आने वाले टाइम में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद ही रहेंगी. जो रिज्यूम होंगी वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ही रिज्यूम होंगी. अगर हम बात करें कि कितना टाइम टेक ऑफ होगा, कितना पैसेंजर कैरिंग है और क्या स्टैटिस्टिक्स है तो उसको देख लें. 656 फ्लीट साइज ऑफ इंडियन कैरियर्स हैं. अप्रॉक्सीमेटली 7,000 एवरेज डेली फ्लाइट्स फ्रॉम इंडियन एयरपोर्ट्स बिफोर लॉकडाउन से पहले 7,800 के करीब फ़्लाइट जो थी वो दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करती थी या डेली चलती थी. 7,500 करोड़ का जो कंबाइंड मंथली रिवेन्यू था डोमेस्टिक एयरलाइंस का था. दैट इज कंबाइंड मंथली रिवेन्यू, किसी सिंगल का नहीं. 35% फ्लाइट्स टू बी अलाउड ऑन मेट्रो रूट फर्स्ट फेज. जैसा मैंने बताया कि पहले कुछ रूट्स पर ही जो है वो
वर्क को रिज्यूम किया जाएगा, एविएशन को रिज्यूम किया जाएगा। इसमें 35% जो ऐसे मेट्रो रूट्स हैं जैसे लाइक दिल्ली, कोलकाता या ऐसे जो मेगा सिटीज़ हैं वहाँ के लिए फ़्लाइट को रिज्यूम किया जाएगा। वेब चेक इन होगी, रिस्ट्रिक्शंस ऑन कैबिन बैग, ये सारे नॉर्म्स जो फॉलो करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेफ्टी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। गवर्नमेंट टू हैंड होल्ड NBFCs जस्ट फॉर 3 months। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने NBFCs को 3 महीने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया है। हालांकि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे वो ये कह रहे थे कि हमें अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 years तक का सपोर्ट है, 2 to 3 years का सपोर्ट आप गवर्नमेंट हमको दे, बट बहुत आफ्टर सो मेनी डेलिबरेशंस गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू प्रोवाइड 3 month सपोर्ट टू ऑल NBFCs। अब यहाँ बात आती है कैसे सपोर्ट करेगी, बाय प्रोवाइडिंग पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स थ्रू कॉमर्शियल पेपर्स एंड बॉन्ड्स। मतलब अभी RBI के थ्रू जो है वो NBFCs के जो कमर्शियल पेपर्स हैं या बॉन्ड्स हैं जो बॉन्ड इशू करेगी उनको RBI के थ्रू खरीदेगी और पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, पार्शियल क्रेडिट गारंटी देगी RBI को कि इन केस अगर NBFCs डिफ़ॉल्ट होते हैं तो उसका जो लोन होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो इस तरह से क्या होगा, जो बेसिकली अभी NBFCs को मार्केट से लोन उठाने में प्रॉब्लम आ रही है, बैंक जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी नहीं दे रहे हैं NBFCs को लोन, तो इस क्या है एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच जनरेट हो गया है और या लिक्विडिटी क्रंच आ गया NBFCs में, जिससे उनके ऑपरेशंस जो हैं वो रिज्यूम नहीं हो पा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल उनका मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो उस लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए जो NBFCs हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया है। जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं NBFCs के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत NBFCs हैं, दे आर नॉट वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस डिसीजन, ऑल्दो दे वर सेइंग कि अगर 2 से 3 साल का सपोर्ट मिलता तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। ये 3 महीने के सपोर्ट से अनदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, असेट्स लायबिलिटी मिसमैच की। कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें 3 महीने के लिए लोन मिल रहा है या 3 महीने के लिए मंथ के लिए पैसा हम किसी कंपनी से या किसी एजेंसी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, तो 3 महीने बाद उसको पे करने के लिए हमें एक एडिशनल लायबिलिटी विंडो क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि हम उसको 3 महीने के अंदर पे कर सकें। वो हमारे लिए अगेन लायबिलिटी क्रिएट होगी आफ्टर 3 months। तो ये हमारे लिए फ्यूचर में फिर असेट्स लायबिलिटी मिसमैच क्रिएट करेगा। मिनिमम जो सपोर्ट देना था गवर्नमेंट को 3 साल का देना था, ऐसा जो रमेश अय्यर हैं वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ऐसा उन्होंने कहा इस चीज़ को, जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको उसके अगेंस्ट में। स्टेटमेंट ऑन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो रिलीज शोड दैट दिस वाज नो डायरेक्ट परचेज ऑफ बॉन्ड एज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैड अनाउंस एज अ पार्ट ऑफ स्टिमुलस। PIB में जो स्टेटमेंट रिलीज हुआ उसमें कहा कि कोई डायरेक्ट परचेज जो है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट परचेज बॉन्ड का नहीं करेगी। इट इज़ अ काइंड ऑफ गारंटी स्कीम, मतलब अगर गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है आपको तो गवर्नमेंट आपके बॉन्ड परचेज नहीं करने वाले डायरेक्टली। इट इज़ अ साइट ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम, और गारंटी स्कीम की जो भी आपके बॉन्ड परचेज करेगा अगर आप फ्यूचर में डिफॉल्ट होते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए पार्शियल पेमेंट उसको करेगी। गवर्नमेंट इज बैकिंग द बॉन्ड एंड द ई कमर्शियल पेपर्स दैट विल बी इशूड बाय NBFCs। तो ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है और कह रहे हैं कि इससे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली ये स्कीम कैसे काम करेगी अगर इसको थोड़ा सा जल्दी समझे तो A large public sector banks to float एंड SPV, एक बड़ा कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक जिसको डेजिग्नेट किया जाएगा वो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो फ्लोट करेगा। यूनियन गवर्नमेंट विल इन्फ्यूज 5 करोड़ एज इक्विटी इनटू SPV। यूनियन गवर्नमेंट जो है 5 करोड़ एज एन इक्विटी इन्वेस्ट करेगी उस स्पेशल पर्पस व्हीकल में। देन स्पेशल पर्पस व्हीकल विल लॉन्च अ स्ट्रेस असेट्स fund. The fund will issue government guarantee securities to RBI. The process will be used to buy NBFC's bond and maturing in 3 months। जो है कि RBI NBFCs के बॉन्ड को खरीदेगी जो कि 3 months में मैच्योर हो जाएंगे। 3 months में NBFCs को वो बॉन्ड का पैसा देना होगा RBI को या गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो काम करेगा। देखते हैं कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन कितना सक्सेसफुल होता है आगे, और इंडस्ट्रीज जो NBFCs बेसिकली जो NBFC सेक्टर है वो उसको कैसे लेगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 2। डाइवर्जेंट रूल्स हिट रीओपनिंग प्लान्स। अब क्या है इसमें, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले कई दिनों में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो सेंटर गवर्नमेंट है उसने लॉकडाउन 4.0 में स्टेट गवर्नमेंट्स को फ्री हैंड्स दे दिए हैं कि वो अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पर अपने स्टेट के अकॉर्डिंग रूल्स बना सकती हैं इंडस्ट्री को
ओपन करने के लिए। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि हर स्टेट में रूल्स जो है वो वेरी कर रहे हैं, और जो वेरिएशन है वो एक्सट्रीम है। कोई एक वन एंड पे है तो दूसरा स्टेट जो है वो बिल्कुल दूसरे एंड पे। तो कंपनीज को क्या हो रहा है, अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कोई कंटिन्यूटी नहीं है गाइडलाइंस में, और अलग अलग तरह के डाइवर्जेंस प्लान्स हैं, अलग अलग तरह के डाइवर्जेंट बेसिकली स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हर स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है। तो अब जो ऐसी कंपनी जिसके बहुत सारे स्टेट्स में ऑपरेशंस हैं, तो उनको हर स्टेट के लिए फिर अलग तरह के गाइडलाइंस को लाना पड़ रहा है, अलग तरह के चैलेंजेस वो इशू कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री जो है, चाहे वो बहुत सारे, अगर हम इंडस्ट्री की बात, कंपनीज की बात करें, भारतीय एयरटेल हो गए या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कंटिन्यूसली कह रही कि ओपनिंग और रीओपनिंग ऑफ ऑफिसेज इज क्रिएटिंग अनदर हर्डल, कि वो ओपन करें कि ना करें, किस स्टेट में ओपन करें, किस सिटी में ओपन करें, कहाँ पर एम्प्लॉयज़ आ पाएंगे, कहाँ पर पब्लिक कन्वेंस अलाउ है, कहाँ पर पब्लिक कन्वेंस नहीं अलाउ है, कौन सा कंटेनमेंट जोन में है, कौन सा रेड जोन में है। तो ऑल दीज आर क्रिएटिंग सो मच कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ कंपनीज, तो जिसकी वजह से जो है वो ओपनिंग जो है फिर से हॉल्ट कर रही है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर्स दे दिए हैं कि यू कैन ओपन एंड यू कैन वर्क, बट कंपनीज आर एक्चुअली इन डिलेमा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम करवा सकती हैं अपने एम्प्लॉय से, वो अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही प्रेफर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है गाइडलाइंस को लेकर के, और कंपनीज खुद भी सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए, जो ओप्पो का केस हुआ, अगर आप ओप्पो का केस आपको पता हो कि जहाँ पर 8 पे जो एम्प्लॉयज़ थे वो कोविड-19 पॉजिटिव निकले, जिसकी वजह से ओप्पो पर FIR दर्ज हो गई। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कंपनीज हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि जिससे कि उन पर भी इस तरह का कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो। But coming to the office will be voluntary and the all employees can continue work from home। टॉप एयरटेल के जो भारतीय एयरटेल हैं उनके एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि कंपनी के लिए ऑफिस आना वॉलंटरी है, ये टोटली एम्प्लॉयज़ की चॉइस है वेदर दे वांट टू कम और नॉट, और वेदर दे वांट टू WFH, कि वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। तो Indian incorporation across various sectors is taking cautious step to open or ramp up their workforce। और अगर हम बात करें कि स्टेट्स गवर्नमेंट की तो कैसे कैसे ऑर्डर्स दिए हैं, जब दिल्ली गवर्नमेंट है उसने हर किसी को ऑफिस आने के लिए परमिट कर दिया है, 100% कैपेसिटी से एम्प्लॉयज़ को बोला है कि आप आइए, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, 100% एम्प्लॉयज़ को अलाउ कर दिया है कि वो ऑफिस आकर के काम कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने क्या किया है, मई एंड तक सारे ऑफिसेस को कंप्लीटली क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह के वेरिएशंस जो हैं वो रूल्स में देखने को मिल रहे हैं। जो कंपनीज हैं वो अभी कॉशियस अप्रोच ले रही हैं। लीडिंग फर्म्स लाइक कोक, देयर इज नो मूव टू ओपन ऑफिस बिफोर जून। जैसे कोक है उसने जून से पहले कोई भी ऑफिस ओपन नहीं करने का डिसीजन लिया है। पैप्सिको एंड उबर वेटिंग फॉर द डायरेक्शंस फॉर ग्लोबल फ्रॉम ग्लोबल हेडक्वार्टर्स। जो पैप्सिको और उबर है वो भी अपने ग्लोबल जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके जो वहाँ उनके डायरेक्शंस का या उनके जो ऑर्डर्स हैं उनका वेट कर रही। नेस्ले, सियाट एंड गुजरात अंबुजा ने अपने कुछ ऑफिसेस लाइक गुड़गांव के जो ऑफिसेस हैं उनको 20% कैपेसिटी से ओपन कर दिया है। हालांकि उन्होंने कुछ अपने जो अदर स्टेट्स में उनके जो ऑफिस हैं या जो उनके प्लांट्स हैं उनको अभी फ़िलहाल के लिए शट डाउन कर रखा है, या वो वेट कर रहे हैं कि उनको भी परमिशन मिले मिनिमम स्टाफ के साथ काम करने के लिए। नेस्ले इंडिया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायण said that as the head of the family my approach is to be extremely cautious and conservative and not to rush into it। The branch office in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai will be kept shut at least for few more वीक्स। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में जो ऑफिसेज हैं वो 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। गुड़गांव का जो ऑफिस है, जो गुरुग्राम या गुड़गांव जिसको बोलते हैं आप लोग, उसका ऑफिस है वो 20% कैपेसिटी से, जिसमें केवल 12 लोग आ रहे हैं, वो काम कर सकते हैं आकर के। और नेस्ले का कहना है कि हमारे मैक्सिमम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और उस वर्क फ्रॉम होम की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी में एज सच कोई फ़र्क नहीं आया है, तो हम क्यों रिस्क लें उनको ऑफिस बुला करके। तो ये आर्टिकल ये कह रहा है कि इतने गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं कि आप ओपन करिए अपने बिजनेस को, उसके बावजूद भी जो इंडस्ट्री है, जो कंपनीज हैं, वो अपने ऑफिसेस को या अपने प्रेमाइसेस को रिज्यूम करने के लिए तैयार नहीं है। आइदर दे आर वेरी कॉशियस कि कैसे जो
प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट किया जाए, ऑफिसर्स को स्टार्ट किया जाए। तो चाहे एयरटेल हो, नेस्ले इंडिया हो, आरपीजी इंटरप्राइजेस हो, इंफोसिस हो, रिलायंस जियो हो, उबर इंडिया हो, पेप्सिको, कोक, पार्ले, सबके कुछ अपने अपने अलग अलग जो सबने गाइडलाइंस अपनी इशू करी हैं एज पर देयर ओन कन्विक्शन और एज पर देयर ओन बिजनेस। आप अगर थोड़ा सा जाएं तो उसको डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। की पॉइंट यहाँ पर ये है कि ओपनिंग अलाउ होने के बाद भी कंपनीज जो है वो ओपन करने को तैयार नहीं, कंप्लीटली अपने ऑफिस को रिज्यूम करने के लिए तैयार नहीं है। और वो भी उसका रीजन क्या है? कंफ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ कंपनीज टॉप एग्जीक्यूटिव। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4. Resume operations says finance minister. Indian incorporation cites hurdle in way. वही जो पहले वाली न्यूज़ है उसी का एक्सटेंशन है। इसमें क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर्स बोल रही हैं अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम करिए। इंडस्ट्री नीड्स टू क्विकली रिज्यूम ऑपरेशंस एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू राइट आउट द कोविड-19 इंड्यूस इकोनॉमिक स्लोडाउन, फाइनेंस मिनिस्टर टोल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट। अच्छा, क्यों चाहती है गवर्नमेंट की जो कंपनीज है अपने ऑपरेशन को रिज्यूम करें? भाई अपने ऑपरेशन अगर वो रिज्यूम नहीं करेंगे तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ का जो ले ऑफ है वो बढ़ता रहेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा, कमोडिटीज़ की जो सप्लाई है वो हॉल्टर्ड होगी और जो इकोनॉमी है वो भी स्लो डाउन में चली जाएगी और हो सकता है वो ऐसे स्लो डाउन में चले जाए जिसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो। तो इसीलिए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट से मीटिंग करके उनको कंटिन्यूअसली ये कह रही हैं कि आप अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम करिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिज्यूम करिए और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। बट इट मे बी ईजियर सेट देन डन। अब जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है उसके जो इंडस्ट्री उसके एक्सपर्ट्स हैं, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने बोला इट इज़ वेरी इजी टू से। ये कहना बहुत आसान है बट एक्चुअली में इसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना, क्विकली ऑपरेशंस को रिज्यूम करना और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो बिजनेस फेस कर रहे हैं। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो हम कंटिन्यूअसली 15-20 दिन से चैलेंजेस डिस्कस करते आ रहे हैं। वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट चैलेंज दैट इंडस्ट्री इज फेसिंग इज द लैक ऑफ डिमांड। डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो कंपनीज प्रोड्यूस करके क्या करें? और यही प्रॉब्लम थी हमारे जो इकोनॉमिक पैकेज आया उसको लेकर भी कि आपने डिमांड साइड फैक्टर्स को ही ऑल्टर करने की कोशिश करी है, अपने सप्लाई साइड फैक्टर्स को ही ऑल्टर करने की कोशिश करी है, डिमांड साइड फैक्टर की तरफ आपने ध्यान ही नहीं दिया है। कंज्यूमर के हाथ में पैसा ही नहीं दिया है, डिमांड जनरेट होगी ही नहीं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द डिमांड, बट शॉर्ट टर्म में डिमांड इंक्रीज करने की जरूरत है। तो आपके इकोनॉमिक पैकेज से शॉर्ट टर्म की डिमांड से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्यों कंपनीज अपने ऑपरेशन को रिज्यूम करें इतना ज़्यादा रिस्क लेकर के कोविड-19 का? कि अगर वो ऑपरेशन रिज्यूम भी करती हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट भी करती हैं और उनके मार्केट में उनके प्रोडक्ट की डिमांड है ही नहीं अभी फ़िलहाल के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर किसी को भी जो कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाता है एम्प्लॉयज़ को, तो वो उनके लिए एक अनदर प्रॉब्लम होगा। तो लो लेवल ऑफ डिमांड, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, लेबर प्रॉब्लम, जो कि लेबर शॉर्टेज जो इसमें बहुत चल रही है, जो रिवर्स माइग्रेशन लेबर का हो रहा है उसकी वजह से कंपनीज स्पेशली जो इंडस्ट्री हैं, जो फैक्ट्री हैं, वहाँ पर लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और लेबर रेट्स भी बहुत बढ़ गए क्योंकि शॉर्टेज है। तो जाहिर सी बात है डिमांड सप्लाई का गेम है, लेबर रेट्स बहुत बढ़ गए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो बिजनेस फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी जल्दी ऑपरेशंस को नॉर्मलाइज करना इज़ नॉट पॉसिबल। हालांकि जो हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री उसने कहा कि वो अभी इंडस्ट्री के मूड को देख रहे हैं और हो सकता है कि गवर्नमेंट से आगे वो डिस्कस करें कि एक रीसेंट इकोनॉमिक पैकेज आए, एक नया इकोनॉमिक पैकेज लाया जाए सेक्टर स्पेसिफिक। सेक्टर स्पेसिफिक मतलब हर एक सेक्टर के लिए एक टारगेटेड पैकेज लाया जाए, ऐसा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का कहना है। जो मीटिंग हो रही थी उनकी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये भी कह रहा है कि जो रीसेंट पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है उस पर इंडस्ट्री कैसे रिएक्ट करेगी ये भी अभी देखना बाकी है। उस पर इंडस्ट्री का रिएक्शन कैसा होगा और क्या वो रिएक्शन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, और अगर निगेटिव होगा तो गवर्नमेंट कौन से और एक्स्ट्रा पैकेजेस, इकोनॉमिक पैकेजेस ला सकती है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। CII मेंबर फ्लैग्ड द लैक ऑफ डिमांड सजेस्टिंग डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स इनटू द हैंड्स ऑफ पुअर। ये कंटिन्यूअसली जो इंडस्ट्री है वो यही कह रही है कि आप जो पुअर्स हैं, मार्जिन जो बेसिकली मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके हाथ में आप कैश रखिए तभी डिमांड इंप्रूव होगी। और देयर इज अ नीड ऑफ फर्दर पॉलिसी रिफॉर्म्स इन सर्टन एरिया जस्ट लाइक टूरिज्म, ऑटोमोटिव एंड एविएशन। इन 3 सेक्टर्स में पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए भी CII ने गवर्नमेंट से कहा है कि क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड, अगर आप याद रखें तो टूरिज्म, ऑटोमोटिव एंड एविएशन इज द मोस्ट एंड द वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर्स बाय दिस
पैंडेमिक। तो उनके लिए कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और अगर आप चाहते हैं कि 3 सेक्टर रिवाइव करें तो पॉलिसी रिफॉर्म्स भी लाने होंगे। डिस्कशंस नीड टू बी अंडरटेकन टू प्रोटेक्ट जॉब, इंक्रीज डिमांड एंड इंश्योर सर्वाइवल ऑफ लार्ज बिजनेसेस। वही सारे जो फैक्टर्स हैं कि आप जॉब प्रोटेक्शन दीजिए। जॉब प्रोटेक्शन पे इंडस्ट्रीज इतना फोकस क्यों कर रही हैं? क्योंकि अगर जॉब नहीं होगी कंज्यूमर पब्लिक के पास तो उनके हाथ में पैसा नहीं होगा, मनी नहीं होगा। मनी नहीं होगा तो जो डिमांड है वो नहीं होगी मार्केट में, या डिमांड बहुत कम होगी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन कर भी रहे हैं, वो जो सप्लाई इंश्योर कर भी रहे हैं, उस सब के भी कोई फायदा नहीं होगा, चाहे उनको कितना सस्ता क्रेडिट मिले। अगर गवर्नमेंट एनबीएफसीज या बिजनेस हाउसेस को सस्ता क्रेडिट दे रही है कि हम आपको सस्ता क्रेडिट दे रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाओ, अपने ऑपरेशन रिज्यूम करो, हो सकता है वो क्रेडिट लेकर के अपने ऑपरेशन को रिज्यूम करें, सप्लाई बढ़े भी कमोडिटीज़ की, बट मार्केट में डिमांड तो होनी चाहिए उस कमोडिटी को खरीदने की। जो अगर डिमांड है ही नहीं तो आप सप्लाई बढ़ाते रहोगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? उससे प्रॉब्लम डिफ्लेशन की आ जाएगी। डिफ्लेशन मतलब प्राइस इतने लो चले जाएंगे कि जो इंडस्ट्री है, कंपनीज हैं, उनको प्रोड्यूस करने में कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलेगा, उनका प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा, एंड दैट विल क्रिएट अनदर विशियस साइकिल फॉर एनी इकोनॉमी। डिफ्लेशन जो होता है वो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो इसीलिए कंटिन्यूअसली जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि डिमांड शुड बी रिवाइव्ड। आपने क्रेडिट गारंटी स्कीम्स दी, आपने क्रेडिट इन्फ्यूज़ किया, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करी, प्लीज़ आप डिमांड लिक्विडिटी इस फॉर्म में इन्फ्यूज़ करिए कि जो डिमांड है वो जनरेट हो। While a lot has been announced in this package, it is pointed out that more needs to be done for sectors that have been left out, including large corporations and export, जिनके लिए specifically जो बड़े बड़े organizations हैं, conglomerates हैं, और जो export oriented units हैं, जिनके लिए कोई भी special या targeted package नहीं लाया गया है, उसके लिए भी कुछ स्पेशल प्रोविजंस या स्पेशल पैकेज लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो एक्चुअली में डिमांड रिवाइव हो सकती, कंपनी ओवरकम कर सकती इकोनॉमिक स्लोडाउन से, वो कर पाएँ। एक्सपोर्ट्स अगर आपने नहीं बढ़ाया तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया का भी एक्सपोर्ट्स हमारी इनकम आती है भाई। कंपनीज बहुत सारी, अगर हम तिरुपुर टेक्सटाइल हब्स की बात करें तो वहाँ पर जितना मैक्सिमम जो टेक्सटाइल प्रोड्यूस होता है वो हम एक्सपोर्ट ही करते हैं। तो उनको जो नुकसान हो रहा है, अगर आपने चलिए उनको ओपन भी कर दिया और एक्सपोर्ट पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया, एक्सपोर्ट्स में कोई पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं लाए, और वो कंपनीज प्रोडक्शन करती नहीं, तो वो भी उनके एक ऐसी सिचुएशन होगी कि भाई आप प्रोडक्शन करते रहिए, डिमांड है ही नहीं मार्केट में। तो सीआईआई का ये भी कहना है कि आप लार्ज कॉर्पोरेशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो कि छूट गई हैं इस रिफॉर्म्स के पैकेज में, उनके लिए टारगेटेड पॉलिसी चेंज लाइए, एंड दैट शुड बी क्विकली डन इफ गवर्नमेंट वांट्स टू रिवाइव द इकोनॉमी। तो लेबर क्राइसिस, नीड फॉर इन्वेस्टमेंट, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, ये सारे बहुत सारे जो हर्डल्स हैं वो इंडस्ट्री ने, सीआईआई ने कोट किए हैं ऑपरेशन रिज्यूम करने के पहले। लार्ज प्रॉफिट्स विल बी फ्रंट लोड एंड दिस विल ब्रिंग इन पॉजिटिव एनर्जी एंड सेंटिमेंट्स, ऐसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। रोड ब्लॉक टू इंडस्ट्रियल डिजरक्शंस, जो सीआईआई ने बेसिकली जो रोड ब्लॉक या जो हर्डल्स बताए हैं कि वो हर्डल्स क्या हैं, सीआईआई पॉइंटेड आउट डोमेस्टिक डिमांड इज डेंजरसली बी लो, लॉस ऑफ स्किल लेबर शॉर्टेज बहुत है बिकॉज ऑफ द रिवर्स माइग्रेशन, अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज फॉर लार्ज बिजनेस, एविएशन टूरिज्म सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। सीआईआई हैज़ बेटेड फॉर फर्दर चेंज टू एमएसएमईज डेफिनेशन। यस, ये एक न्यूज़ और छूट गई थी जिसमें जो सीआईआई वो कंटिन्यूअसली बोले जो आपने डेफिनेशन रिवाइज करी उसके बाद भी फर्दर रिवीजन की ज़रूरत है, और ऐसा बहुत सारे मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि फॉर अ टाइम बीइंग ये डेफिनेशन जो रिवाइज करी गई इसको आगे भी रिवाइज किया जाएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि एमएसएमईज की जो डेफिनेशन थ्रेशोल्ड पहले था वो कितना था, जो इस इकोनॉमिक पैकेज में रिवाइज किया गया है वो कितना किया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस डेफिनेशन थ्रेशोल्ड को आगे भी रिवाइज किया जाएगा। बार बार रिवाइज होता है कि नहीं होता ये अलग है। इस बार जो इकोनॉमिक पैकेज में जो रिवीजन किया गया है वो बहुत मेजर रिवीजन किया गया है। आप मुझे वो भी बताएंगे कि वो मेजर रिवीजन क्या है, और एमएसएमई का जो थ्रेशोल्ड है वो कितने से कितना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नीड सेंटर टू ब्रिंग इन मोर एफडीआई टू पुश अप कैपिटल
फॉर्मेशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम जो कंपनीज हैं उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को होल्ड पर रख दिया है। तो सीआईआई का ये भी कहना है कि एफडीआई को इम्प्रूव करिए, एफडीआई आप लाइए, तभी कैपिटल फॉर्मेशन होगा। क्योंकि अभी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, जो डोमेस्टिक सब्सिडरीज हैं, दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो फिर से वही विशेष साइकिल फॉलो होगी, डिमांड लो करेगी, देन इकोनॉमी चली जाएगी। तो ये पूरी विशेष साइकिल है। इसलिए जो सीआईआई के कुछ अपने पॉइंट्स हैं कि आप एफडीआई को दोबारा से अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि एफडीआई ही इस पैंडेमिक की सिचुएशन में कैपिटल फॉर्मेशन करेगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 4। सेबी गिव्स एन एग्जिट रूट टू फ्रैंकलिन एमएफ इन्वेस्टर्स। जो भी फ्रैंकलिन ने अपने 6 डेट स्कीम्स को बंद किया है, तो सेबी ने अब उससे एग्जिट रूट प्रोवाइड किया है। उस जो 6 डेट में जो स्कीम्स में इन्वेस्टर्स हैं उनको सेबी ने प्रोवाइड किया है एक ऑल्टरनेटिव रूट टू एक्सेस द लिक्विडिटी इफ दे डोंट विश टू वेट फॉर रिसीट्स फ्रॉम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्यों? इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इन्वेस्टर्स का राइट प्रोटेक्ट करना सेबी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेट है। The SEBI on Wednesday mandated listing of units of schemes being wound up, giving investors of scheme in Franklin Templeton Mutual Fund FTMF में जो 6 डेट स्कीम्स में बंद करी थी, क्लोज करी थी, उनके जो इन्वेस्टर्स थे उनकी यूनिट्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए सेबी ने परमिशन दी है, मैंडेट दिया है। However, pursuant of listing trading on stock exchange mechanism will not be mandatory for investors. हालांकि इन्वेस्टर्स के लिए मैंडेटरी नहीं होगा कि वो उसमें सेल या ट्रेडिंग करें, सेलिंग या ट्रेडिंग करें, लेकिन सेबी ने ये एक ऑप्शन दिया है। रादर इफ दे सो डिजायर दे मे अवेल ऑफ एन ऑप्शनल चैनल टू एग्जिट प्रोवाइडेड टू देम। अगर वो चाहें तो वो इस फैसिलिटी को अवेल करके उस डेट स्कीम से एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि इट इज़ वेरी अनलाइकली, ये बहुत अनलाइकली है कि इन्वेस्टर्स इस पॉलिसी को एक्सेस करें या इस स्कीम को, सेबी की स्कीम को एक्सेस करें। क्यों? क्योंकि अगर वो इस सेबी की स्कीम को एक्सेस करेंगे तो जो पोर्टफोलियो की जो यूनिट्स हैं उनका स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन होगा या कम वैल्यूएशन होगा। तो कोई भी इन्वेस्टर इस समय नुकसान नहीं लेना चाहेगा। तो इसलिए बहुत कम चांसेस है कि जो इन्वेस्टर्स थे उस 6 डेबिट स्कीम्स के वो एक्चुअली इस स्कीम में ऑप्ट इन करें। The seller of the portfolio of wound up schemes on an exchange platform is likely to be adverse valuation. While SEBI moves does give the options of the liquidity, only desperate or highly stressed investors would tap into this route to get an exit. बहुत ही जो डिप्रेस या डेस्परेट इन्वेस्टर्स होंगे या स्ट्रेस इन्वेस्टर्स होंगे वो ही सेबी की इस स्कीम को ऑप्ट करेंगे। अदरवाइज जो मैक्सिमम इन्वेस्टर्स रहे हैं वो इस स्कीम को ऑप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऑप्ट करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि जो उनका वैल्यूएशन होगा वो एडवर्स होगा या अंडर वैल्यूएशन होगा, तो वो लॉस नहीं बेयर करना चाहेंगे। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 6। एमएसएमईज टू गेट लोन्स एट 9.2% अंडर गवर्नमेंट्स 3 ट्रिलियन पैकेज। जो गवर्नमेंट ने अपना पैकेज 20 ट्रिलियन का अनाउंस किया था, उसमें अलग अलग सेक्टर के लिए सेक्टर स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट ने एलोकेशन किए थे, उस एलोकेशन में कल एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जो एमएसएमईज को लोन मिलना था वो एमएसएमईज को लोन 9.2% के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। जो 3 ट्रिलियन पैकेज का स्पेशली अनाउंसमेंट किया था गवर्नमेंट ने, किसके लिए? एमएसएमई सेक्टर के लिए। तो उसमें जो एमएसएमईज हैं उनको अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS स्कीम में एमएसएमईज को जो लोन मिलेगा वो 9.25% की इंटरेस्ट रेट से मिलेगा। ECLGS was the second biggest component of 21 trillion comprehensive package announced by Finance Minister लास्ट वीक, जो कि बेसिकली इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है। ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है पूरे 21 ट्रिलियन पैकेज का। अंडर द स्कीम 100% क्रेडिट कवरेज विल बी प्रोवाइडेड बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC। ये सब आप फुल फॉर्म याद रख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आपसे ये सब फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ ECLGC, व्हाट इज़ NCGTC, व्हाट इज़ GECL।
ठीक है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी स्कीम के तहत जो एमएसएमईज जो लोन लेगी, उस जो या जो बैंक्स जो एमएसएमईज को लोन देंगे, उसकी 100% गारंटी कौन लेगा? नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लेगी, कि इन केस अगर वो एमएसएमईज डिफॉल्ट होती हैं उस लोन पे, तो वो बेसिकली एनसीजीटीसी वो है, वो उस बैंक के उस लोन को पे करेगी, जिससे कि बैंक्स का जो एनपीए है वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये स्कीम है, इसमें इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया गया है। और फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड 41,600 करोड़ कॉर्पस, जिससे कि जो एमएसएमईज हैं वो लोन ले सकती हैं। इस पैकेज के बाद क्या हुआ? इस पैकेज के बाद अगर आप देखें तो जो हमारे बैंक्स हैं उनकी क्रेडिट जो ग्रोथ है वो बढ़ गई है, 6 पॉइंट समथिंग 5-8% तक आ गई है। हालांकि अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ देखें तो वो भी बढ़ गई है, दैट इज 10 पॉइंट समथिंग। तो कुछ तो चेंज आया है इस इकोनॉमिक पैकेज से, बट वो चेंज कितना एफिशिएंट है, कितना एक्चुअली वो इम्पैक्टफुल होगा, ये फ्यूचर में देखने की बात है। तो अभी फिलहाल की कल की कैबिनेट में मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 9.4% के रेट से 3 ट्रिलियन का जो लोन है वो एमएसएमईज को दिया जाएगा। एंड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्कीम अंडर 21 बिलियन कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, एंड द 100% गारंटी विल बी कवर्ड बाई नेशनल क्रेडिट गारंटी स्कीम। आप देख लेते हैं कुछ अदर जो डिसीजन कर लिए गए हैं। फ्री ग्रेन्स टू 80 मिलियन माइग्रेंट्स, फ्री फूड ग्रेन्स दिया जाएगा। कैबिनेट ने इस चीज़ को नोट दे दिया, एक्सपोज फैक्ट टू अप्रूवल दिया है, जितने फ्री ग्रेन्स टू मतलब जो सीरियल्स हैं वो 80 मिलियन माइग्रेंट्स को दिए जाएंगे। 25,000 करोड़ स्कीम्स फॉर फिशरीज, 25,000 करोड़ की जो स्कीम्स हैं वो फिशरीज के लिए लाया गया है। PMVVY रिटर्न्स कट्स टू 7.4%, जो कि बेसिकली प्रधानमंत्री वय वंदना योजना थी, एक सोशल सेक्टर स्कीम थी जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए होती है, जिसको फिक्स कर दिया है, जिसका इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया है गवर्नमेंट 7.4%, डाउन फ्रॉम 8%। पहले था वो 8% इंटरेस्ट रेट था, अब उसमें 7.4% कर दिया गया है। 10 करोड़ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को दिए जाएंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर फूड प्रोसेसिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन ऑपरेशंस। तो ये बेसिकली जो कल कैबिनेट डिसीजंस हुए हैं। अब जो पैकेज आया है उसमें जो बेसिक कैबिनेट मीटिंग हो रही है कंटिन्यूअसली, वो उस पैकेज को कैसे डिसबर्स करना है, कैसे एक्चुअली यूटिलाइज करना है। पहले एलोकेशंस, पहले तो बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस कर दिया हमारे पीएम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, फिर डिफरेंट सेक्टर्स को एलोकेशन बताए। अब उन डिफरेंट सेक्टर्स में वो एलोकेशन कैसे एक्चुअली डिसबर्स होगा, किस स्कीम के तहत कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होंगे, क्या रिबेट दी जाएगी, कैसे उस जो कैश है उसको फ्लो, लिक्विडिटी कैसे इंश्योर करी जाती है, ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? कैबिनेट। तो हम इस डिसीजन पर हमारे बेसिक जो प्राइम मिनिस्टर उनका ये कहना है कि ड्यूरिंग टुडेज कैबिनेट मीटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर टेकन विच आर फोकस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट senior citizens, easier availability of the credit, harnessing opportunities in fishery sector will also strengthen the efforts towards Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India। बेसिकली जो कल कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें माइग्रेंट लेबर्स, सीनियर सिटीजन्स, ईजियर अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट, इन सब बातों पर डिस्कशन हुआ और डिसीजंस लिए गए। अब देख लेते हैं कुछ क्लिप्स। ओला लेज ऑफ थर्ड ऑफ स्टाफ एज कोविड बाइट्स। अब अपार्ट फ्रॉम अदर जो कंपनीज ने किया है, आपको पता होगा जोमेटो ने किया, स्विगी ने किया, ओला उबेर ने किया, अब ओला ने भी अपने 1/3 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 impact। ACME cancel pact to supply power at record low tariff। ACME Solar, one of the biggest solar power developer in India, has decided to cancel contract with government agencies to supply power at a country's lower tariff with the COVID-19 crisis taking a heavy toll on the इकोनॉमी। ACME ने एक सोलर पावर जनरेशन है, बेसिकली अगर आप बोले रिन्यूएबल एनर्जी से जो पावर जनरेट करते हैं, इनका गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कम रेट पे, लोएस्ट टैरिफ पे ये गवर्नमेंट एजेंसीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे। उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है इस एजेंसी ने, क्योंकि इस समय उसके लिए उस लेवल रेट पर पावर को प्रोवाइड करना, दैट इज एक्चुअली ₹2.44 पर यूनिट, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ACME है उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कैंसिल कर दिया है। हालांकि अब इस पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और अथॉरिटीज़ के पास जाएगा पिटीशन, देखते हैं उस पर क्या डिसीजन होगा। इंडिया बुल सैक ओवर 200 स्टाफ। इंडिया बुल ने भी अपने 2000 स्टाफ्स को सैक कर दिया है रिलेटेड टू द कोविड-19 पैंडेमिक इन्फ्यूज्ड इकोनॉमिक स्लोडाउन। RIL इशूज अ ह्यूज ड्रॉ, 32 मिलियन शेयर्स चेंज हैंड। RIL का जो बेसिकली जो ह्यूज ड्रॉ हुआ था, राइट इशू हुआ था, उसमें
बहुत ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स मिला है, सेंसेक्स ने भी जंप किया है, निफ्टी भी उस वजह से जंप किया है। तो इस न्यूज़ को आप थोड़ा सा जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिटेल में देख सकते हैं। शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री गॉट अ चांस टू कैश इन on the right issue on Wednesday much before allotted the new new shares or even the money moving out of their account। तो इसमें अच्छा रिस्पांस मिला, जैसा पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपर्ट की जो RIL है उसको एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आज की न्यूज़ ऑफ द डे इज गवर्नमेंट टू हैंड होल्ड NBFCs just for 3 months। Reference of the days are, and if you like please share and subscribe। Thank you student।